नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ श्रीलंका की राजनीति में किसी बड़े किरदार को निभाने की उनकी उम्मीदों पर पानी भी फिर गया है। तमाम संभावनाएं ये हैं कि विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि जादुई आंकड़े से उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल फ्रंट अभी भी दूर है, लेकिन छोटी पार्टियों का साथ मिलने की उन्हें उम्मीद है। किस तरह से हुआ ये बदलाव? क्या इसी साल जनवरी में हुए राजनीतिक बदलाव, जिसे कि कुछ जानकारों ने, कुछ लोगों ने एक तरह की क्रांति भी कहा था, राजनीतिक क्रांति, क्या उसी की ये परिणति है? क्या उसी का ये नतीजा है कि अब अलग तरह के एक राजनीतिक सफर पर निकल पड़ा है श्रीलंका? लेकिन ज़मीन पर कितने हालात बदलेंगे उन लोगों के लिए जो हाशिए पर रहे श्रीलंका की राजनीति में, श्रीलंका के समाज में, ये समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ शशांक जी मौजूद हैं, भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हैं मेरे साथ आलोक बंसल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, संस्था का नाम है SAISA, और साथ ही राजेश सुंदरम है, वरिष्ठ पत्रकार जो कि श्रीलंका की राजनीति समाज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ कई बार जा चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। शशांक जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जो नतीजे हैं वो बहुत साफ तो नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि जनता का रुख किस तरफ है, जनता क्या चाहती है श्रीलंका की। देखिए, जो जनता चाहती है वो अभी भी पोलराइजेशन ही चल रहा है। तो जो तमिल कम्युनिटी के लोग हैं वो अभी भी एक छोटे हिस्से में तो उनका है मेजॉरिटी, और अपना उनका सरकार है TNA वगैरह की, तमिल नेशनल अलायंस की। लेकिन और जगहों पर अभी भी हम कहेंगे कि जनता ने यही कहा है कि सिंगलीज इंटरेस्ट को पहले देखना चाहिए। तो सरकार के लिए ये पहले आवश्यक होगा कि किस तरह से वो तमिल्स के जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट हैं कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह की मैंडेट मिलने के बाद। लेकिन इस नतीजे को आप किस तरह से देखते हैं? 225 में से 106 सीटें जो विक्रमसिंघे हैं उनकी पार्टी को मिलना, हालांकि ये अभी भी जो मैजिकल फिगर है उससे दूर है, अभी इन्हें चाहिए होगा। लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि ये जो सिंघलीज जो पॉलिटिक्स की थी, उनके प्रभुत्व की जो पॉलिटिक्स है, क्या ये उसकी हार नहीं है? देखिए, हार तो है एक तरीके से कि जो पहले राजपक्षे चाहते थे कि किसी तरीके से वो दोबारा, तो दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये सिंघलीज और तमिल के बीच में, दूसरा चल रहा है कि राजपक्षे जो है उनका अपने परिवारवाद का जो नीति चल रही थी, और दूसरा कई सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे करप्शन के, उस पर एक्शन नहीं हो रहा था, तो इससे सरकार के अगेंस्ट भी बातें जा रही थी। तीसरी बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा, उसमें भी बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तो कई सारे इश्यूज इस तरह के मिल गए हैं। तो हम सोचते ये हैं कि जो हमारे बेसिक इंटरेस्ट श्रीलंका के होने चाहिए थे वो कुछ थोड़े से इसमें धूमिल हो गए। जी, आलोक बंसल जी, आप कैसे देखते हैं नतीजों को, कैसे पढ़ते हैं आप? ये कौन से मुद्दे आपको लगता है कि रहे महत्वपूर्ण? क्या वाकई श्रीलंका की जनता में एक जागरूकता आ गई कि इस तरह की राजनीति अब हमें नहीं चाहिए, हम अलग तरह का देश बनाना चाहते हैं? या आपको लगता है कि ये शुद्ध रूप से जिस तरह का एक पारिवारिक प्रभुत्व था राजपक्षे साहब का, उससे तंग आकर, उनकी जो भ्रष्ट नीतियाँ थीं उससे तंग आकर लोगों ने एक दूसरी पार्टी को चांस दे दिया? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति चुनाव का सवाल था वहाँ पर ये बात ठीक थी, पर इस संसदीय चुनाव में राजपक्षे ने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि अगर आप UNP को वोट देते हैं तो फिर से तमिलों और मुस्लिम्स की डोमिनेशन होगी और उनके अनुसार सरकार चलेगी। रानिल विक्रमसिंघे पहले भी काफ़ी उदारवादी रहे हैं। अगर आप देखें, जब पहले वो प्रधानमंत्री थे चंद्रिका कुमार तुंगा के अंतर्गत, तो उन्होंने ISGA दिया था, जो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा डेवोल्यूशन हो नहीं सकता था। हालांकि वो भिन्न समय का बात थी जब LTT का प्रभुत्व था और सब कुछ था। महत्वपूर्ण चीज जो इस संसदीय चुनाव में है वो ये है कि सिंगल वोटर जो है वो करीब करीब बराबर बटा है। अगर राष्ट्रपति चुनाव से आप इसका कंपैरिजन करें, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल साफ था कि जो दक्षिण के जो सिंगल बुद्धिस्ट वोटर्स थे उन्होंने राजपक्षा का समर्थन किया था, और राष्ट्रपति चुनाव में जो सिरिसेना का जो प्रमुख समर्थन आया था वो तमिलों से आया था, मुस्लिम वोटर्स से आया था, और अर्बन एजुकेटेड सिंगला वोटर्स से आया था जो डेमोक्रेसी के क्रम्बल होने से घबरा रहे थे। पर अब इस बार अगर आप देखें तो हर जगह जहां पे भी सिंगलीज वोटर्स है बराबर बराबर है। मतलब कोलंबो जैसे शहर में जहां पे कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड वोटर्स हैं, जहां लोगों को लगता था कि निरंकुश सरकार जो है राजपक्षा की खतरा बन रही है, वहां पे भी 9 सीटें अगर UNP को मिली है तो 8 UPF को मिली है, तो कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप दक्षिण में जाएं, जिन प्रांतों में
राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे को क्लियर लीड मिली थी, जैसे उआ हो गया, सबरगवा उआ हो गया, वहां पे भी बराबर बराबर सीटें मिली हैं। तो सिंगुलर वोट जो है इस बार करीब करीब बराबर बटा है। लेकिन जहां तक सवाल माइनॉरिटीज का है, तमिल वोटर्स जो हैं, चलिए आते हैं माइनॉरिटी वोट पे, इस पे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जिस तरह का मैंडेट आया है वो किस तरह से उसको पढ़ा जाना एक चीज और बताना चाहूंगा। आपने 106 सीटों की बात की, 106 सीट के अलावा श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस को एक सीट मिली है। नाउ एसएलएमसी वैसे यूएनपी के साथ अलाइड है, लेकिन ईस्टर्न प्रोविंस में वो अकेली चुनाव लड़ रही थी, तो उसकी जो एक सीट है उसको भी उसके साथ जोड़ना मेरे ख्याल से उचित होगा। 107 सीटें होंगी और 16 सीटें जो टीएनए की हैं, अगर उसको आप मिलाते हैं तो ये शुद्ध बन जाएगा इनका। बिल्कुल। और इसके अलावा जो रेशियो है नेशनल स्तर पर, उसकी भी सीटें अलग से आएंगी। नेशनल स्तर की सीटें आ चुकी हैं, जो 106 जो आप बता रहे हैं, इसमें 13 सीटें जो है नेशनल स्तर की आ गई सीटें हैं। ठीक है, राजेश सुंदरम जी ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं पूरा चुनाव, जो उम्मीद जिन डिस्ट्रिक्ट से, जिन जिलों से थी राजपक्षे को कि वहाँ से हमें वोट मिलेंगे, खबरें ये बता रही हैं कि उन्हीं से खासकर उन्हें घात मिला है। हालांकि कह रहे हैं आलोक बंसल की बराबर बराबर वोट बटा है, लेकिन बराबर बराबर भी बटना क्या आपको हैरत में डालता है? नहीं, इसमें एक चीज़ तो है कि जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी जब राजपक्षे राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे और अब जो परिस्थितियां हैं लगभग वो सेम है। लोगों को जिस तरह से करप्शन था, जिस तरह से नेपोटिज्म थी, जिस तरह से वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस उनके ऊपर थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जेनोसाइड हुआ है, हज़ारों तमिल नागरिकों की जिस तरह से मौत हुई थी युद्ध के अंत में, उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे, उन प्रश्नों का जवाब जिस तरह से वो और उनकी फैमिली नहीं दे रही थी, वो सब जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे वो इस बार फिर उनको हॉन्ट करने के लिए आए हैं। और जो जितने वोट उनको मिले थे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, उससे 1 मिलियन, करीब 10 लाख कम वोट इस बार मिले हैं। तो उनको उनका जो एक जो स्टैंड है, वो उनकी जो एक साख है, वो राष्ट्रपति चुनाव से अब तक काफ़ी कम हुई है। तो एक तरह से एक रिजेक्शन है जो एक पॉलिटिक्स थी राजपक्षे और उनके फैमिली की, जहां पर एक ही परिवार के सभी लोग अपना पूरा दबदबा बनाए रखते थे, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, जो रिप्रेसिव इनकी एक रिजीम थी, पत्रकारों के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर अंकुश बहुत कड़ा रखा हुआ था उन लोगों ने। उस तरह की एक रिजीम का एक जो रिजेक्शन है वो इस बार भी सामने आया है। ये सवाल बहुत अहम है, इसलिए मैं इसको दोहराना भी चाहूंगी कि क्या वाकई एक तरह के एक करप्शन एक इशू हो सकता है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा परिवारवाद भी हो सकता है। लेकिन जो और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि दुनिया बाहरी नज़र से देखती है या हम देखते हैं भारत होकर, कि जिस तरह की दमन की राजनीति थी उनकी, खास करके एक समुदाय का प्रभुत्व बना के रखना, उसी की राजनीति करना, उसके डोमिनेशन के साथ, उसी के पर्सपेक्टिव के साथ पूरे देश को जो है चलाना, क्या ये उस राजनीति के लिए एक कोई खतरा है, उस राजनीति की हार है, या आपको लगता है कि सिर्फ एक पार्टी से परेशान होकर दूसरी पार्टी को चांस देने जैसा है? वहाँ की जो राजनीति है वो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर आप देखें, जो सिन्हला शोविनिज्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं राजपक्षे, उसको समर्थन मिला है इस बारी। ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया है। अगर आप देखें, लगभग कांटे की टक्कर दी है राजपक्षे ने। तो वो जो एक सिचुएशन है वो तो अभी भी बना हुआ है। और जहाँ तक वहाँ के अल्पसंख्यकों की बात है, जहाँ तक वहाँ के जो ट्रेडिशनल तमिल होमलैंड्स में जो तमिल्स रहते हैं उनकी बात है, कोई उनके लिए कोई आशा की किरण नहीं है इसमें, क्योंकि ना तो उसमें कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, ना कोई ऐसी क्रेडिबल मैकेनिज्म की बात की गई है जहां पर जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई क्रेडिबल कार्रवाई की जा सके। ये बहुत अहम सवाल है कि उनके जख्मों पे मरहम कैसे लगेंगे। अगर इतिहास वो भूल भी जाएं, अगर एक दफ़ा को भूल भी जाएं, तो कैसे बिना इंसाफ के, बिना सजाएं मिले, कैसे तय होगा। लेकिन राजपक्षे साहब तो ये कह रहे हैं कि तमिलों का अपीजमेंट जो है वो कर रहे थे विक्रम सिंघे। अपीसमेंट तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जो श्री सेना है उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव से पहले कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिन लोगों के ऊपर ये जेनोसाइड या वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको पूरी एक एमनेस्टी की बात की जा रही है। अब भी अगर कोई आरोप इनके ऊपर लगते हैं वो करप्शन के लगेंगे, या तो एक वो जो रग्बी प्लेयर के बर्थडे की बात है, उस तरह की जो छोटे मुद्दे हैं कंपैरेटिव उस पे लगेंगे। लेकिन जो बड़े मानवीय मुद्दे हैं, जो बड़े उनकी बात नहीं हुई, जिसकी वजह से श्रीलंका पूरी दुनिया की नजरों में आया, जिन कत्ल की वजह से, जिस नाइंसाफी की वजह से, और जिसके बगैर कोई
ट्रू पॉलिटिकल जो एक रिकंसिलिएशन है नहीं होगा, एक मिलिट्री क्योंकि यहाँ बात की सिर्फ बात हो गई। राजनीति की नहीं है, बात समाज की भी है कि जो समाज इतने खंडों में बटा है वहाँ क्या उसे राजनीति एक साथ ला पाएगी? क्या नई राजनीति का वादा इस चुनाव के नतीजे कर रहे हैं या नहीं? हालांकि राजपक्षे साहब ये कह रहे हैं कि श्रीलंका को जो है उसके समाज को बांट के जो है विक्रम सिंघे राजनीति कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ उदय भास्कर जी भी जुड़ गए हैं, कॉमोडोर रिटायर्ड उदय भास्कर जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज। उदय भास्कर जी ये बताइए कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर इन नतीजों को हम कोई भी चुनाव की तरह देखें या वाकई जिस तरह की क्रांति रिवॉल्यूशन की बात जनवरी में कही गई थी उसी के सफर की एक अगली सीढ़ी के तौर पर इसे देखेंगे। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस चुनाव के नतीजों को? आरफा जी, आप मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि मैं रक्षा मामलों का विशेषज्ञ हूँ, तो यदि आप मुझे मौका दें तो मैं इसको एक सामरिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त श्रीलंका में इलेक्शंस हुए हैं, मैं इसे 3 वर्ग पे देखूंगा। एक तो जैसे अभी बाकी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, ये श्रीलंका की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसके लिए भी एक काफ़ी सामरिक इसमें अहमियत है। मुझे लगता है कि श्रीलंका के जो वोटर्स हैं उन्होंने एक प्रकार से ये जो उनका चॉइस है, उनका जो प्रेफरेंस है, वो जिस प्रकार से विक्रम सिंघे और श्रीसेना का जो कंबाइन जिसको कहा जा रहा है कि वो डेमोक्रेसी और जो बार बार श्रीलंका के संवाद में गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, वो शायद उन्होंने अपनी जो प्रेफरेंस या चॉइस उस दिशा में दिया है। और जहाँ तक राजपक्षे साहब और उनका परिवार अभी जो भी बातचीत हुई है, उन्होंने उस जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, अथॉरिटेरियन जो प्रकार का गवर्नेंस है, उसको उन्होंने प्रेफरेंस या चॉइस नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि हमारे पूरे क्षेत्र में ये एक प्रकार का संकेत है। पूरा दक्षिण एशिया के लिए जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस और कोalition के साथ जो पार्टीज़ को लेके आप अपना डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये श्रीलंका के संदर्भ में सबसे पहला है। दूसरा मैं कहूँगा कि इस इलेक्शन का जो काफ़ी अहमियत है, भारत और श्रीलंका के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं। मैं आती हूँ उस पर ज़रा देर में मैं आऊँगी, लेकिन बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर राजेश सुंदरम उठा रहे हैं। बड़ी जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ की ये देख कर आए हैं। वहाँ इन्होंने ये भी देखा है कि वहाँ जो वॉर क्राइम्स हुए थे उनकी क्या हद थी और किस तरह से वो मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनको भी हिलाकर रख देने वाली है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक जो वॉर क्राइम्स हुए हैं वो लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए इंसाफ नहीं मिलता। हम ये कैसे मान लें कि वो राजनीति जिसके लिए जाने गए राजपक्षे वो राजनीति हार गई है? आप ही कह रहे हैं कि निरंकुशता जो है वो इस पूरे क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है। ये इस बात की ज़रूर एक निशानदेही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना इंसाफ के हम कैसे आगे बढ़ें? देखिए, इलेक्शन में चॉइस जो वोटर्स के पास था, उनके पास या राजपक्षे और उस प्रकार का एक पार्टी और गवर्नेंस की उनके पास एक चॉइस था, या वो विक्रम सिंघे और श्रीसेना के साथ श्रीलंका को एक, जिसको हम बार बार कहते हैं मेसी डेमोक्रेसी, उस दिशा में ले जाने की उनके पास ऑप्शन वही था। जहाँ तक ये वॉर क्राइम्स है और जो सिन्हाला नेशनलिज्म को लेके राजपक्षे ने एलटीटीई और जो पूरा तमिल वाला मुद्दा था जिसके ऊपर उनका पहले जीत हुआ था, मैं मानता हूँ कि श्रीलंका के अंदर जब तक ये जो बार बार कहा जाता है कि ये चाहे उनको आप, एक पक्ष है श्रीलंका में जो राजपक्षे साहब को पूर्व जो प्रेसिडेंट है उनको एक हीरो की तरह मानते हैं, दूसरा है उनको एक वॉर क्रिमिनल की तरह देखते हैं, और वो बहुत ही जटिल पॉलिटिक्स है। उसमें श्रीलंका का सेना, भूतपूर्व उनका जो चीफ साहब थे, वो सब उसमें मिला हुआ है। तो इस वक्त मैं कहूँगा कि अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं और जो भी वॉर के क्राइम्स हो, वॉर की जो इन्वेस्टिगेशन है जो कि श्रीलंका के तमिल नागरिक चाहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा इसमें हैं कि इस वक्त जो विक्रम सिंघे और श्रीसेना की जो कंबाइन की मैं बात कर रहा था कि वो शायद वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने देंगे। यदि राजपक्षे का पक्ष या उनका फैक्शन अगर वो जीत जाते तो शायद वो पूरा दब जाता। लेकिन जो चुनाव है उसमें उस दौरान जो पर्चे बांटे गए, जो वादे किए गए, उनमें कहीं शामिल नहीं है कि कोई इंसाफ की बात होगी, बल्कि राजेश सुंदरम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है एमनेस्टी का, माफ़ी का जिक्र किया गया है। कोई उनको वापस इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने का भी कोई वादा नहीं है। देखिए, जहाँ तक श्रीलंका की जो अंदरूनी संवाद है, जो सेंटिमेंट है, कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वापस जो पूरा एलटीटीई और जो वो सवाल है उनको उठाया जाए। ये बात सही है कि एमनेस्टी की भी बात हुई है, पर मेरा कहने का इतना ही लिमिटेड पॉइंट है कि चांसेस ऑफ जस्टिस
वो विक्रम सिंघे और श्री सेना के फैक्शन में ज्यादा है, जहां तक राजपक्षे का मान लीजिए अगर वो जीत जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आदर्श ना भी सही तो कम से कम एक बेहतर चुनाव किया है श्रीलंका के लोगों ने। इस प्रकार से मैं इसकी व्याख्या करूं। जी हाँ, शशांक जी ये बताइए, फिलहाल के पिछले 7-8 महीने का जो कार्यकाल रहा विक्रम सिंघे का, क्या ये उसके लिए, उस परफॉर्मेंस के लिए एक ये इनाम है जो जनता ने दिया है? किस तरह से आप ये पिछले 6-7 महीने में जो उनकी नीतियां हैं उनको आप देखते हैं? मेरा विचार तो ये है कि ये राजपक्षे के जो पहले 5-7 साल का राज्यकाल रहा है उसका ज़्यादा उनके ऊपर असर आया, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में जैसे हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, करप्शन के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया है। तमिल्स के राइट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो हुई हैं लेकिन कोई ख़ास ऐसा वो नहीं हुआ है। और ये इलेक्शन चुनाव जो है ये मेनली सिंगला पार्टीज़ के बीच में था। तमिल्स को तो अभी तक जो है थोड़ा सा बाहर से अब उनका जिम्मेदारी बनती है उनकी पार्टीज़ की कि अपने लिए जो राइट्स वो मांग सकते हैं उनको निगोशिएट करें विक्रमसिंघे के साथ में, और देखें कि किस तरीके से उनको जो है इसमें कुछ आगे बात बढ़ सकती है उनके लिए। जी हाँ, लेकिन अगर नीतियों में फ़र्क देखें तो आपको कोई ऐसा खास फ़र्क नज़र आता है जिससे हम ये समझें कि अलग तरह की राजनीतिक डायरेक्शन में एक पॉलिटिकल डायरेक्शन बदल गया है श्रीलंका का? क्या आपको लगता है बदल सकता है और बदलना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा नहीं है पिछले 6-7 महीने में, लेकिन अब बदलना चाहिए। ये मौका है उनको कि अब जो है क्योंकि चुनाव पीछे जा चुके हैं और जिस तरीके से हमने बांग्लादेश के अंदर देखा है कि वहाँ पे बिल्कुल डिसाइसिव टाइप से सरकार आई है, तो हम सोचते हैं, उम्मीद रखते हैं कि श्रीलंका में भी जो अपनी उसके आगे अचीवमेंट्स के लिए और स्टेबिलिटी के लिए वो डिसाइसिव एक्शन लेंगे। कैप्टन बंसल, मुझे पता नहीं आपकी आर्थिक जो मुद्दे हैं उनमें कितनी रुचि है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और चुनाव में एक बड़ा सवाल भी था कि जिस तरह से चीन का साथ लेकर खासकर जो राजपक्षे हैं उन्होंने एक तरह से, कई लोग कह रहे थे, गिरवी रख दिया था चीन के हाथों अपने देश को, पूरा के पूरे शहर बनाने के प्रोजेक्ट उनको दे दिए थे और इस वजह से काफ़ी कर्जदार भी हुआ श्रीलंका। जब से लौटे हैं, वापस आए हैं विक्रम सिंघे या पहली बार जब चुने गए हैं, उसके बाद से उन्होंने लगातार इन नीतियों में तब्दीली की तरफ इशारा किया है कि सबसे पहले कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैंसिल किए हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति के अलावा जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी बदल रही हैं? जी, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखें तो उन्होंने इसमें चीन, इस चुनाव को चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि श्री सेना ने आने के बाद जो चीन के साथ कई जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका रिव्यू करना शुरू किया, तो चीन का जो प्रभुत्व था जो श्रीलंका के अंदर उसके कम होने की शुरुआत हुई। पर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा, मेरे कुछ भिन्न मत हैं मेरे प्रीवियस उनसे। पहली चीज ये बोला गया कि तमिलों का कोई असर नहीं हुआ इस चुनाव में। मेरे हिसाब से माइनॉरिटी वोट डिसाइसिव था, क्योंकि सिंगला वोट जो था करीब करीब बराबर बटा। तो और इसी कारण आप देखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रांत है, जहां पे कि प्लांटेशन तमिल्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वहां पे डिसाइसिवली श्री सेना साहब की विक्ट्री हुई। सिमिलरली ईस्ट में जहां मुस्लिम वोट और तमिल वोट डिसाइसिव है, हालांकि 1/3 है, वहां पे भी डिसाइसिव वोट हुआ। दूसरी तरफ जहां तक सवाल कि लोग, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं, जो कट्टरपंथी तमिल पार्टी थी वो नहीं आगे बढ़ पाई। जो एक नया कट्टरपंथी संगठन शुरू किया गया था जो और ज्यादा कट्टरपंथीता थी, तमिल नेशनल अलायंस, जो काफी हद तक मध्य मार्गी है, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया, पर उसको भी उस तरीके की स्वीपिंग मैंडेट नहीं मिली जैसे कि उसको पहले मिली थी। अगर आप देखें तो यूएनपी को भी एक सीट दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में मिली, नॉर्थ में, ईस्ट में हर जिले में मिली, ईपीडीपी के डगलस देवानंदा भी मिले। तो मतलब यह नहीं था कि तमिलों, अगर आप देखें राष्ट्रपति चुनाव में नॉर्दर्न प्रोविंस में सबसे कम वोट मताधिकार का प्रयोग हुआ था, क्योंकि उस वक्त डेस्पोंडेंसी थी तमिलों के अंदर कि चाहे कोई भी सरकार आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अब नहीं है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो वोटिंग परसेंटेज हैज रिजन। तो यह दिखला रहा है कि तमिलों को इस बार लग रहा है। और दूसरी चीज है, अब कोई भी सरकार जो बनेगी उसको टीएनए को साथ में लेना पड़ेगा। चुनाव के दौरान रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि हम 13th अमेंडमेंट से आगे भी जाने के लिए तैयार हैं, जहां तक सवाल डिवोल्यूशन का है। राजपक्षे ने कहा था कि हम सिर्फ 13th अमेंडमेंट तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। हालांकि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत सारे सवाल हैं। वो तो राजपक्षे ने अब तक कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब कम से कम चुनाव के दौरान उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में उन्होंने यह नस्लवाद का मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर आप इस रानिल विक्रमसिंघे को जिताएंगे तो फिर से वही तमिलों का अपीजमेंट और मुस्लिम्स अपीजमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद
सिंगला वोट करीब करीब बराबर बटा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये दिखलाती है कि सिंगल मेजॉरिटी के अंदर भी काफी सब्सटेंशियल सेक्शन ऐसा था जिन्होंने सोचा अभी भी विचारधारा के इस स्तर पर है, दूसरे स्तर पर। राजेश सुंदरम, आप कई बातों से सहमत नहीं है कैप्टन बंसल की? इसमें तमिलों के पास अगर आप देखें टीएनए को वोट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप देखें कि क्या ऑप्शन होगा उनके पास, या तो अगर वो दूसरी छोटी पार्टी के पास जाते, अगर उनकी विचारधारा से सहमत हो भी, तो भी कोई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि वो जीते। इसलिए टीएनए का समर्थन उन्होंने किया, यूएनपी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो महिंदा राजपक्षे का समर्थन नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शंस उनके पास लिमिटेड हैं पॉलिटिकल। और जो अमेंडमेंट 13 की जो बात है वो एक तरह से अगर तमिलों के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है वो, क्योंकि उसके जो कई प्रावधान हैं उनको श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डस्टबिन में फेंक रखा है, और उसको इम्प्लीमेंट करना और या उसके बारे में बात करना बेमानी, क्योंकि जो एक नॉर्दर्न प्रोविंस जो एक जो बनाया हुआ है उसके पास हिंदुस्तान में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस तक के अधिकार नहीं है। तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात है, अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो तमिलों के पास कुछ नहीं मिला है, ना जब एलटीटी थी तब मिला था, ना युद्ध के बाद मिला है, और ना अब मिलने की कोई आशंका है, जबकि राजपक्षे की सरकार भी जा चुकी है। आप अपना जवाब जरूर दीजिए, लेकिन सवाल भी ले लीजिए कि क्या वहाँ का जो बहुसंख्यक समुदाय है, क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि कोई पार्टी बहुत सेंसिटिव सवाल उठा भी सके? क्या ये समाज के ऊपर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं? क्या वो तैयार है कि राजपक्षे की जगह अब जो दूसरे विक्रम सिंघे आए हैं वो इन सवालों को उठाएं जो असुविधाजनक हो? देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक समाज अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है कि टोटल, और इसी कारण अगर आप देखें टीएनए ने यूएनपी को ओपनली नहीं ज्वाइन किया। अगर राष्ट्रपति चुनाव भी देखें, राजपक्षे जो सिरिसेना का समर्थन जो उन्होंने दिया आखिरी मूवमेंट पे दिया, जिससे कि सिंगला पोलराइजेशन ना हो। तो ये तो टेक्टिकल चीजें हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी छोटी पार्टी को वोट मिलना संभव है। अगर आप देखें ईपीडीपी को एक सीट मिली, तो लोगों को यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों को लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हो सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जेवीपी को भी सीट मिलती है, एक एक सीट कोलंबो जैसे वेस्टर्न प्रोविंस में भी मिली है, जिसको ज्यादा फेयर माना जाता है। और भारत में भी कई बार ज्यादा फेयर तो नहीं माना जाता, ये एथनिक डिवाइड को एग्जैजरेट करता है। ये समझ लीजिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। बहुत लोग भारत में भी इस बात को लाने की बात करते हैं। बटी हुई जहां पे पॉलिटी हो, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह काम करता है, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन इसको लेकर कई जगह जो है वो काफी मजबूत विचारधारा के साथ लोग इसकी वकालत भी कर रहे हैं। उदय भास्कर जी, ये बताइए कि फिलहाल हिंद महासागर के पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी इस दृष्टि से आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं चुनाव के नतीजों को? ये इलेक्शंस मैं कहूँगा कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, यानी कि यदि आप दक्षिण एशिया की बात करें या हिंद महासागर का, जैसे पहले कहा जा रहा था, चीन का जो भूमिका था श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में, चाहे पॉलिटिक्स में हो या उनकी जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में, और साथ साथ चीन ने जो अपना हिंद महासागर का लंबे दृष्टिकोण से जो उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, जिसको वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है, उसमें हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा भूमिका था, और साथ साथ श्रीलंका। और मुझे लगता है कि श्रीलंका का जो हुकूमत और राजपक्षे साहब का जो सरकार और परिवार, एक प्रकार से चीन के हुकूमत ने उसमें काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। उनका शायद, और ये मैं कहूँगा काफ़ी टेंटेटिवली, कि शायद उनका असेसमेंट यही था कि राजपक्षे साहब का सरकार जो है वो और लंबा चलेगी, यानी कि एक दशक उनका ख़त्म हुआ था। उन्होंने शायद जनवरी का जो इलेक्शन रिजल्ट है उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अभी तुरंत आने के बाद आपको याद होगा सिरिसेना साहब ने, जैसे पहले भी कहा गया है, चीन के जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको या होल्ड पे रखा है, या एनवायरमेंटल और लीगल कारणों की वजह से उन्होंने कहा उनका समीक्षा होगा। तो उसकी वजह से, जैसे कोलंबो है, वो जो नया सिटी की बात हुई है, चाहे हम्बनटोटा जहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, इन सब के ऊपर एक प्रकार से श्री सेना, और अभी मैं समझता हूँ कि विक्रम सिंघे साहब का जो नया सरकार हुकूमत बनने वाला है, वो चीन को उस प्रकार का शायद फ्री हैंड, जिसको हम कह सकते हैं, कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपने किया है, चाहे पोर्ट में या कहीं और, उसके जो ड्यूअल यूज पॉसिबिलिटी जो है, यानी कि आप मर्चेंट नेवी के लिए, मर्केंटाइल काम के लिए, साथ साथ मान लीजिए पिछले साल आपको याद होगा चीन के जो पनडुब्बी है वो श्रीलंका में आए थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है शायद चीन को नहीं होगा, और उसका असर, ये शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा इसको मैं इंटरप्रेट नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे लगता है कि चीन को भी
अपनी जो इंडियन ओशन पॉलिसी है उसको समीक्षा करना होगा कि जिस प्रकार से आपको याद होगा 3 आप देशों का उदाहरण लीजिए जी। पहले म्यांमार था जहां चीन का काफी लोगों के मन में धारणा था कि बहुत एक सख्त वहां पे पकड़ है पॉलिटिक्स के ऊपर, उनके रेजिम के ऊपर। वहां परिवर्तन हुआ है जहां तक चीन की जो प्रोफाइल है जी। अभी श्रीलंका में हुआ है, समय थोड़ा हो सकता है मालदीव्स में भी होगा। मैं यहां रोक देता हूं कि चीन का जो फुटप्रिंट है मालदीव्स, श्रीलंका और म्यांमार में हल्का सा ये सिकुड़ रहा है। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल बचा है वो भारत के मद्देनजर है कि भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं शशांक जी, क्या कोई खास फर्क आप देखते हैं या आपको लगता है कि ये निरंतरता में चलेंगे? भारत में हमेशा ऐसा देखा गया है कि चीन अगर आगे बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि भारत का जो है फुटप्रिंट कम हो रहा है। तो वाकई में हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है जितनी चीन के पास हैं, और वो जिस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, और ख़ासकर जो आइसोलेटेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बहुत आसानी से पैसा देने को तैयार रहते हैं। तो हमको जो है उनको ये देना होगा कि एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, रीजनल कनेक्टिविटी में जैसे हमने BBIN इनिशिएटिव लिया है अभी, तो उसी में जब बिम्स्टेक के टाइप से लेकर हम श्रीलंका को साथ में लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम एक जो उनको एक पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं क्षेत्र के अंदर और विश्व के अंदर। मेरे ख्याल से वो चीन को जो है फिर एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा उसको मुकाबला करने के लिए, वरना अभी तक तो बात ये रहती है कि पैसे की बात होती है। तो जहाँ हम $1 बिलियन लगाने होते तैयार हैं तो चीन वहाँ $20 बिलियन लगाता है। चलिए राजेश, अगर चीन को एक दफ़ा के लिए छोड़ भी दें फिलहाल, तो भारत और श्रीलंका के रिश्तों पे आप कोई असर देखते हैं इस चुनाव नतीजों का? रिश्ते तो अब और बेहतर होंगे, क्योंकि जब तक राजपक्षे थे तब तक चीन के साथ उनके संबंध अच्छे समझे जाते थे। विक्रमसिंघे वेस्ट और इंडिया के करीबी समझे जाते हैं, तो उस दृष्टि से तो बेहतर रिश्ते होंगे। देखिए, 2 चीज़ें और हैं। वो ये है कि जब पिछला राष्ट्रपति चुनाव राजपक्षे हारे थे तो पश्चिमी मीडिया ने ये कहा था कि भारत ने इस गठजोड़ को इकट्ठा किया, क्योंकि जिस तरीके का गठजोड़ जिसने राजपक्षे को हराया वो बड़ा असंभव सा था। तो अगर राजपक्षे अब फिर जीतते तो एक भारत के खिलाफ उनके दिमाग में एक मंशा रहती, और उनके हार जाने से ये भारत के लिए हित में है कि अब जो सरकार है वो पश्चिमी देशों के करीब होगी, चीन से दूर होगी। और दूसरी तरफ जो भारत की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि तमिलों का जो जेन्युइन एस्पिरेशंस है उनको कुछ हद तक पूरा किया जाए, तो यह सरकार चूंकि TNA के ऊपर डिपेंडेंट होगी और उस तरीके से वॉर क्राइम्स में लिप्त नहीं है, विशेषकर रनिल विक्रमसिंघे और उनकी पार्टी, और वो पहले भी में थे, तो हो सकता है काफी हद तक कुछ तमिल एस्पिरेशंस मीट हो जाए और जिससे भारत के अंदर जो डोमेस्टिक ओपिनियन है वो भी काफी हद तक बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो साफ तौर पर अगर इस पैमाने पर परखा जाए कि लोकतांत्रिक और जो मानवीय मूल्य हैं उस पर लगता है कि श्रीलंका की जनता ने जो बेहतर विकल्प था फिलहाल उसको चुना है, लेकिन अब वापस जनता के पाले में ही ये गेंद है कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं, किस तरह के समाज का निर्माण चाहते हैं। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।